स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। दोस्तों आज हम साइंस से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो में जो आपको ये वीडियो बताने के लिए जा रहा हूँ 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। ठीक है, 2 अंक जो सो स्तरीय प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो समझिए कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो हम जो सो बनाए हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, एक क्लास 10th के लिए आप तैयारी अगर करते होंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मुकुलन और खंडन में क्या अंतर है? देखिए, ठीक है, क्या कहता है, मुकुलन में देह भीति से एक उभार निकलता है जो धीरे धीरे वृद्धि कर मुकुल का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण है जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के बारे में जानते होंगे। ठीक है, जबकि खंडन में जबकि खंडन में शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा अलग अलग वृद्धि कर बेस का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण जैसे स्पाइरो गायरा के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिए, द्विखंडन, ठीक है, बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में आपको हमको बताना है। ठीक है, तो द्विखंडन जो है इस विधि में एक कोशिका, ठीक है, एक कोशिका बहुत, ठीक है, अनुजात कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होता है। ठीक है, और यह सामान्य परिस्थितियों में होता है या विषम परिस्थितियों के ठीक है उपरांत होता है। यह एक तल में होता है, ठीक है, या विभिन्न तलों में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया डीएनए। डीएनए के बारे में हम जानते होंगे। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? डीएनए अणुओं में शरीर की डिजाइन, कायिकी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है। ठीक है, जिनके अनुसार शरीर की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए के प्रतिकृति बनने से नई कोशिका में भी एक डीएनए चला जाता है तथा वह पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकती है अथवा उसके विकास में योगदान दे सकती है। डीएनए के बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकती है। ठीक है, डीएनए के बिना कोशिका जो होता है वो जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए चलिए आगे आपका क्या दिया गया, देखिए, बीजाणु जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? ठीक है, तो बीजाणु जनन जो होता है, जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु आदि निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणुओं जो होता है, ठीक है, द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, और बीजाणु का निर्माण बीजाणु धानी में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बीजाणु धानी के चारों तरफ एक मोटा तथा कड़ा आवरण होता है जो इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है। बीजाणु धानी के फटने के बाद बीजाणु हवा के द्वारा बिखर जाते हैं तथा अनुकूल जगह पर अंकुरित होकर भय जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए, गर्भधारण रोकने के कौन कौन तरीके हैं? गर्भधारण रोकने के निम्न तरीके हैं। ठीक है, आंतरिक अवरोध, जैसे गर्भधारण से कंडोम, कॉपर टी एवं लूप के उपयोग द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक विधि अन्य गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग कर और सर्जिकल विधि अन्य पुरुष नसबंदी एवं स्त्री नसबंदी द्वारा इसे रोका जा सकता है। ठीक है, परागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो परागन क्रिया में परागन मादा जनन अंग स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, परंतु निषेचन क्रिया में दो नर युग्मक स्त्री केसर के अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मकों से संयुक्त होते हैं और युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो शुक्राशय में शुक्राशय द्रव का स्राव होता है और यह शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ठीक है, एवं उनकी गति के लिए माध्यम की तरह जो है सो कार्य करता है। और प्रोस्टेट की भूमिका यह पुरस्थ द्रव का स्त्राव करती है। ठीक है, और यह एक क्षारीय द्रव होता है और शुक्र द्रव एवं पुरस्थ द्रव दोनों परस्पर मिलते हैं और इन्हें
द्रव के साथ शुक्राणु बाहर आते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या पूछा गया, आगे आपका पूछा गया है कि माँ के शरीर से, ठीक है ध्यान दीजिए क्या कहा गया है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण जो होता है वो पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण नाल रज्जु या प्लेसेंटा के द्वारा माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है और प्लेसेंटा का एक सिरा माँ के गर्भाशय में धंसा रहता है और जिधर रक्त स्थान होता है जो प्लेसेंटा के परवधों को आच्छादित रखते हैं। प्लेसेंटा के परवध क्या कहता है, रसांकुरों के रूप में व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं। माँ के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषण पदार्थ जो अवशोषित होकर प्लेसेंटा से होते हुए रक्त के साथ भ्रूण में पहुँचते हैं। ठीक है, इस तरह से जो सो बच्चा का माने जो पेट में बच्चा रहता है उसका इस तरह से जो सो पोषण होता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, देखिए पूछा अवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से प्रारंभ परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, अवनारंभ जैसे जवान जब लड़की होने लगती है तो कौन कौन से जो सो यहाँ पूछा गया है, कौन कौन से जो सो तो कौन कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए अवनारंभ जब होता है, ठीक है, जब जवान होने लगता है तो क्या होता है, समय लड़कियों में निमाकी परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए क्या क्या परिवर्तन होने लगता है, जनन हार्मोनों का बनना आरंभ हो जाता है एवं त्वचा प्रायः तैलीय हो जाती है। ठीक है, स्तनों तथा नितंबों का विकास होने लगता है और जननांगों एवं पूरे शरीर पर रोम वृद्धि होती है, परंतु जननांगों के रोम गहरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, और रजोस्राव एवं ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो सो यही सब जो है परिवर्तन होने लगता है। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीव की जनन वृद्धि में पद्धति में क्या अंतर है। ठीक है, एक कोशिक जीवों में प्राय अलैंगिक जनन भी होता है तथा एक अकेला जीव संतति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इस जो सो इस तरह से पूरा बदलाव होता है दोस्तों। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्या कहता है, देखिए एक कोशिक जीवों में प्राय, ठीक है, अलैंगिक जनन भी होता है तथा एक अकेला जीव संतति उत्पन्न कर सकता है। बहुकोशिक जीवों में लैंगिक जनन भी होता है जिसके लिए नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जनन में डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण होता है तथा इससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक है। एक कोशिक जीवों की जनन पद्धति से विभिन्नताओं के उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।